Hi, a very good afternoon to all of you. Welcome to Hindu Newspaper Analysis. Let's start the day with the important article in the Hindu edition today. The very first article I choose for you is the Finance Commission. Okay, what is the role of the Finance Commission? As the Finance Commission has begun its work by inviting suggestions from the public on the mandate, so let's discuss on the important aspect of the Finance Commission. तो न्यूज़ के अंदर जो हाईलाइट था कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ द फाइनेंस कमीशन है ना, फाइनेंस कमीशन का क्या रोल है एंड तो हमें देखेंगे कि इसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है एंड व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर डिवोल्यूशन ऑफ फंड्स। ठीक है, स्टेट और सेंटर के बीच में। तो अभी इससे पहले हमारे पास क्या था? इससे पहले अर्लियर वी हैव द 15th फाइनेंस कमीशन, राइट। पहले हमारे पास था 15th फाइनेंस कमीशन, अभी है 16th फाइनेंस कमीशन। तो 16th फाइनेंस कमीशन को जो सबसे इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो 16th फाइनेंस कमीशन विल बी हेडेड बाय फॉर्मर नीति आयोग वाइस चेयरमैन अरविंद पंगड़िया। ठीक है, ये अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पर ठीक है, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपका रिवीजन होता रहेगा एंड यू विल रिमेंबर इट। तो जो 16th फाइनेंस कमीशन है, इसको हेड कर रहे हैं फॉर्मर नीति आयोग के वाइस चेयरमैन हु इज अरविंद पंगड़िया। ठीक है, अरविंद पंगड़िया साहब इसको हेड करेंगे फाइनेंस कमीशन को। ठीक है, इसमें ये दिया हुआ है कि 15th फाइनेंस कमीशन जो है, जो लेटेस्ट फाइनेंस कमीशन है, इसके अंदर फाइनेंस कमीशन के अंदर 5 मेंबर होते हैं इंक्लूडिंग चेयरमैन। तो एक तो चेयरमैन होते हैं जो हमारे अरविंद पंगड़िया साहब है, along with him 4 other members will be what will be the a member of the finance commission, right? So it was constituted in December last year and expected to submit in, ये अपना रिकमेंडेशन देंगे 2025 तक। रिकमेंडेशन जो होगा वो वैलिड होगा फॉर 5 years स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2026। तो इन्होंने अपना काम करना चालू कर दिया है। बेसिकली एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला के बेसिस पे डिवाइड करते हैं कि सेंटर स्टेट को कितना पैसा देगा, और सब्सिक्वेंटली जो अलग अलग स्टेट्स जो हैं उनके अंदर कैसे पैसा डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये दिया हुआ है कि डिविजल पूल कैसा होगा, क्या रिकमेंडेशन होगा। तो हम देखते हैं कि फाइनेंस कमीशन क्या है। ठीक है, these are the things mentioned कि हाँ, 16th finance commission is also expected to recommend ways to augment the revenue, augment मतलब to support, यानी to support the revenue of local bodies such as पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी। तो देखते हैं अपन कि क्या रोल है फाइनेंस कमीशन का। तो सबसे पहले ये है कि जो फाइनेंस कमीशन है ये एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है। ठीक है, और कौन इसको कॉन्स्टिट्यूट करता है? तो इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो फाइनेंस कमीशन एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, और दूसरा क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसके बारे में मेंशन्ड है, इसलिए इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एज वेल एंड मेंशन्ड इन द आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सी आर्टिकल में इसका मेंशन किया हुआ है? आर्टिकल 280। ठीक है, आर्टिकल 280 के अंदर मेंशन किया हुआ है फाइनेंस कमीशन के बारे में, आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है इसको? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो याद रखेंगे क्या कि फाइनेंस कमीशन कौन बनाता है? तो ये हमारे जो राष्ट्रपति साहब हैं ये बनाते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में वो है आर्टिकल 54। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 54। ठीक है, तो बस ये देखो आप, फाइनेंस कमीशन कैसी बॉडी है? फाइनेंस कमीशन है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जिसके बारे में मेंशन किया गया है आर्टिकल 280 के अंदर, एंड इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये एक कोई परमानेंट बॉडी नहीं है, एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। और इनको जब भी लगेगा तो ये क्या कर सकते हैं, 5 साल से पहले भी अगर लगा तो ही में व्हाट ही में इवन डिमोलिश इट। इसको मतलब हम ये इनको इस जो बॉडी है, इसीलिए कह रहे हैं परमानेंट क्यों नहीं है। परमानेंट नहीं है इसका मतलब इट इज सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये है। वैसे इन जनरल 5 साल के लिए बनाया जाता है, लेकिन अगर ऐसा लगता है कि इफ ही और शी एज इन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसिडर नेसेसरी कि इनको हटाना चाहिए, तो दिस इज what it is subject to dissolution. That's why it's not a permanent body, because it is subject to dissolution on the doctrine of the pleasure of the president. ठीक है, प्राइमरी फंक्शन क्या होता है फाइनेंस कमीशन का? इट फंक्शन की ये रिकमेंड करता है कि जो फिनेंशियल रिसोर्सेज हैं, भारत के फिनेंशियल रिसोर्सेज हैं, वो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कैसे वितरण किया जाएगा। दैट मीन्स कि हाउ द फंड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एंड डिवॉल्व, हाउ बिटवीन अमंग द बिटवीन और अमंग द स्टेट्स। ठीक है, तो यूनियन और स्टेट्स के बीच में कैसे डिविल्यूशन होगा फंड्स का। तो फाइनेंस कमीशन जो लार्जली है ये दो काम करता है। एक को कहते हैं हम वर्टिकल डिवोल्यूशन। वन इज वर्टिकल डिवोल्यूशन। डिवोल्यूशन होता है डिस्ट्रीब्यूशन रादर। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन को ही डिवोल्यूशन कहते हैं, डिवोल्यूशन।
तो वन इज वर्टिकल डिवोल्यूशन एंड द अदर वन इज हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन, ठीक है। तो फिनेंस कमीशन दो काम करता है, एक काम है वर्टिकल डिवोल्यूशन एंड द सेकंड वन इज हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। वर्टिकल डिवोल्यूशन में क्या होता है? वर्टिकल डिवोल्यूशन में होता है कि यूनियन स्टेट को कितना पैसा देगी, है ना, स्टेट्स को एज इन की पूरे ऑल ओवर द जो इंडिया में जितने भी स्टेट हैं, यूनियन उसको कितना पैसा देगी। इसको ये एक डिविजिबल पूल होता है। इस पूल में मतलब जैसे 13th अभी जो रीसेंट फाइनेंस कमीशन है, विच इज 15th फाइनेंस कमीशन, अभी 16th क्या है, 16th ने अभी काम करना स्टार्ट किया है, लेकिन ये रिपोर्ट सबमिट करेगा इस साल के एंड तक। और उसके बाद 1 अप्रैल 2026 से जो 16th फाइनेंस कमीशन है इट विल बी ऑपरेशनल। तो अभी क्या है इसके अंदर, क्या मैंने बताया कि फाइनेंस कमीशन जो है, फाइनेंस कमीशन के फंक्शन को हम दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वन इज वर्टिकल डिवोल्यूशन एंड अदर वन इज हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। वर्टिकल डिवोल्यूशन क्या है कि सेंटर जो है वो स्टेट को पैसा कैसे वितरण करेगा, हाउ द मनी इज डिवाइडेड। इसमें एक डिविजिबल पूल है। ये पूल कैसे बनाते हैं? पूल बनाने का एक क्राइटेरिया है। उसमें जैसे पॉपुलेशन काउंट करते हैं, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी का काउंट करते हैं, एक इनकम डिस्टेंस होता है। इनकम डिस्टेंस की मतलब इंडिया के अंदर जो एक स्टेट है जिसका सबसे ज्यादा क्या है, पर कैपिटा इनकम है। जैसे ऐसा भी है ना, स्टेट जो कोई स्टेट बहुत ज्यादा अमीर है, किसी स्टेट में बहुत ज्यादा गरीबी है, तो पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे कि पर कैपिटा इनकम उस किस स्टेट का इंडिया में सबसे ज्यादा है और किस स्टेट का पर कैपिटा इनकम सबसे कम है, उसको डिवाइड कर, उसको जब माइनस करते हैं उसके एवरेज से एक पता लगता है, उसको कहते हैं इनकम डिस्टेंस। तो ये कुछ क्राइटेरिया है, ये क्राइटेरिया, इसी क्राइटेरिया के थ्रू ये जो फॉर्मूला डिराइव किया जाता है कि वर्टिकल डिवोल्यूशन कितना करेगा यूनियन स्टेट को, ये उसी क्राइटेरिया के थ्रू आता है, जिसमें 4-5 पैरामीटर्स को काउंट करते हैं। तो यूनियन स्टेट को एक डिविजिबल पूल देगा, और वो डिविजिबल पूल का जो फॉर्मूला है दैट केम बाय वर्टिकल डिवोल्यूशन। ये तो हो गया वर्टिकल डिवोल्यूशन। अब ये फॉर्मूला आ गया, अब ये स्टेट्स के बीच में कैसे वितरण होगा। जैसे मान लो यूपी है, बिहार है ना, पंजाब है, झारखंड है, तो ये अमंग स्टेट हाउ द मनी इज डिवाइडेड, ये कैसे आएगा, इस वाले पार्ट को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन, ठीक है। तो आर्टिकल 280 में क्या है, आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन के बारे में बताया हुआ है। सो इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी विच इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फाइनेंस कमीशन में कितने मेंबर होते हैं? 5 होते हैं। वन इज चेयरमैन एंड अदर 4 मेंबर। तो जो चेयरमैन है अभी रिसेंटली 16th फाइनेंस कमीशन के, वो होंगे अरविंद पंगड़िया साहब। लेकिन अभी जो फाइनेंस कमीशन चल रहा है 15th, उसमें जो चेयरमैन है वो है एनके सिंह, ठीक है। तो अरविंद पंगरिया जो नीति आयोग के वाइस चेयरमैन है, नीति आयोग के बारे में भी जानने की जरूरत है। नीति आयोग क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये 2015 में इसको बनाया गया। ये बेसिकली एक थिंक टैंक है। जो प्लानिंग कमीशन थी भारत में, प्लानिंग कमीशन को प्लानिंग कमीशन को बंद करके, डिसॉल्व करके नीति आयोग को बनाया गया, ठीक है। प्लानिंग कमीशन को बंद करके नीति आयोग आया 2015 के अंदर। नीति आयोग के ऊपर बहुत बार सवाल आ चुका है। और मेन फंक्शन क्या है फाइनेंस कमीशन का, ये मैंने आपको बता दिया कि क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज बिटवीन यूनियन स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो फाइनेंस कमीशन के दो तरह का काम है, एक है वर्टिकल डिवोल्यूशन एंड द सेकंड इज हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। डिवोल्यूशन क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन। क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स। तो वर्टिकल डिवोल्यूशन में यूनियन सेंटर के बीच में, कि यूनियन जो है सेंटर को कितना पैसा देगी, क्या डिविजिबल पूल होगा, इसके लिए 5-6 पैरामीटर्स हैं। उस पैरामीटर के बेसिस पे एक फॉर्मूला डिवाइस किया जाता है और उससे बताया जाता है। जैसे जो 15th फाइनेंस कमीशन है, इसका जो है 41% का डिविजिबल पूल है, जो फॉर्मूला से आया, ठीक है। तो अब देखते हैं कि 16th फाइनेंस कमीशन में क्या आता है और या क्या चेंजेस आते हैं। हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन क्या हुआ कि अमंग स्टेट, जैसे ये डिविजिबल पूल तो बन गया कि यूनियन सेंटर को 41% का डिविजिबल पूल देगी फॉर्मूला के थ्रू। अब मान लो यूपी, बिहार, तमिलनाडु, केरला, झारखंड, इनके बीच में कैसे पैसा क्या क्या डिवाइड होगा, वो होगा थ्रू हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। तो अमंग स्टेट जो होगा दैट इज थ्रू हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन, और बिटवीन सेंटर एंड स्टेट जो होगा वो वर्टिकल डिवोल्यूशन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अभी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखिए, आर्टिकल 280 में क्या मेंशन है अबाउट द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। और जो फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, जो फाइनेंस कमीशन का जो रिकमेंडेशन होता है वो आर्टिकल 281 में मेंशन्ड है। तो आर्टिकल 280 टॉक्स अबाउट फाइनेंस कमीशन, है ना। आर्टिकल 280 टॉक्स अबाउट फाइनेंस कमीशन एंड आर्टिकल 281 टॉक्स अबाउट द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन, ठीक है। रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन। कॉम्पोजिशन मैंने बताया फाइनेंस कमीशन में क्या होगा, एक तो चेयरमैन होगा, है ना, एंड 4 अदर मेंबर होंगे हु विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
एंड चेयरमैन एंड अदर मेंबर ऑफ द कमीशन, जो चेयरमैन और अदर मेंबर होंगे कमीशन के, यानी जो टोटल टोटल स्ट्रेंथ कितना हो गया, टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ विच इज 5, 1 chairman and 4 other members who will be constituted by the president of India, or rather appointed by the president of India. So they will hold office for such period as specified by the president of India. यानी जो इनका जो टेन्योर है, इट इज बेस्ड ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। और जो चेयरमैन है एंड अदर मेंबर ऑफ द कमीशन, दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी बहुत ही टफ क्वेश्चन सेट करना हो तो कह देंगे कि जो चेयरमैन और मेंबर है फाइनेंस कमीशन के, आर दे एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट? यस, चेयरमैन भी एलिजिबल है रीअपॉइंटमेंट के लिए, एंड अदर मेंबर्स आर आल्सो एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। ठीक है। अब ये जो वर्टिकल डिवोल्यूशन है, मैंने आपको बताया कि एक डिविजिबल पूल होता है कि सेंटर स्टेट के बीच में कितना होगा। एक ये फिगर मैं आपको बताता हूँ। 13th फाइनेंस कमीशन जो था, 13th फाइनेंस कमीशन ने जो डिविजिबल पूल था वो निकाला था 32% ओनली। ठीक है, 32%। फिर 14th फाइनेंस कमीशन में ये नंबर ज्यादा काफी तेजी से बढ़ा, एंड इट रोज अप टू 42%, 10% का इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है। अभी जो लेटेस्ट हमारे पास 15th फाइनेंस कमीशन है, उसका जो डिविजिबल पूल है दैट इज 41%। ठीक है। इसका क्या कारण देते हैं ये कि 42% था तभी क्या था, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट था, अब जम्मू एंड कश्मीर यूटी में बढ़ गया, इसलिए डिविजिबल पूल को भी इन्होंने थोड़ा सा कम कर दिया है। तो 13th फाइनेंस कमीशन में कितना था डिविजिबल पूल, 32%। फिर 15th फाइनेंस कमीशन में क्या था, 14th फाइनेंस कमीशन में कितना था, 42%। एंड 15th फाइनेंस कमीशन में कितना हो गया, 41%। तो अगर एक ट्रेंड पूछे कि क्या लगातार जो फाइनेंस कमीशन है उसका जो डिविजिबल पूल है, क्या वो बढ़ता चला जा रहा है? नहीं, तो ब्रेक हो रहा है ना। देखो 32% था, यहाँ से बढ़ा 42%, लेकिन फिर डिप हुआ 15%, 1% है ना। तो 32% देन 42% एंड 41%। तो एक पूछे अगर सवाल की ट्रेंड के ऊपर क्या जो फाइनेंस कमीशन में जो डिविजिबल पूल है, और या जो जो शेयरिंग है फाइनेंशियल रिसोर्सेज, क्या क्या वो उसका ट्रेंड कंटिन्यूअसली बढ़ता चला जा रहा है? तो ऐसा नहीं है ना, ब्रेक इवन है, बढ़ रहा है घट रहा है। अभी 16th में देखते हैं क्या आता है। ठीक है। तो ये हो गया हमारे फाइनेंस कमीशन के बारे में। ये देखो, ये यही कह रहे थे मैं, कैरेक्टर क्या जो पैरामीटर जिसमें लिया जाता है कि कैसे डिविजिबल पूल कैलकुलेट किया जाएगा। तो 14th फाइनेंस कमीशन में पॉपुलेशन, एरिया, फॉरेस्ट इकोलॉजी, इनकम, डिस्टेंस, ये क्राइटेरिया था। ठीक है। इसमें वेटेज दिया हुआ है कि पॉपुलेशन का वेटेज इतना दिया जाता था, एरिया को इतना दिया जाता है, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी के लिए। फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी पहले नहीं हुआ करता था, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी को 14th फाइनेंस कमीशन से ऐड किया गया, ताकि स्टेट क्या है अपने फॉरेस्ट एरिया को बढ़ाए, जिससे जो हमारा इको सिस्टम है उसमें वो इकोलॉजी जो है वो मेंटेन रहे, है ना, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इनकम, डिस्टेंस। ठीक है। अब 15th फाइनेंस कमीशन में देखो, पॉपुलेशन को इन्होंने क्या है कम कर दिया, 15% का वेटेज दिया, एरिया, फॉरेस्ट इकोलॉजी, इनकम, डिस्टेंस 45%। टैक्स एफर्ट भी इसमें इंक्लूड किया इन्होंने एक 2.5% का, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को भी इंक्लूड किया। तो 1 2 3 4 5 6, देखो अब 6 पैरामीटर्स है। इसी 6 पैरामीटर के थ्रू उन्होंने एक डिविजिबल पूल निकाला, विच जो वर्टिकल डिवोल्यूशन में बता रहा था, एंड विच इज सेट एट कितना है अभी, 41%। एट प्रेजेंट में यही फिगर है 41%। आपके एग्जाम में मैक्सिमम यही पूछा जाएगा, क्योंकि 16th फाइनेंस कमीशन तो तभी तक बनेगा नहीं, है ना। 16th फाइनेंस कमीशन तो 2026 से आएगा, पर अभी वो अपना रिपोर्ट सबमिट करेगा। हाँ, ये पूछ सकते हैं कि 16th फाइनेंस कमीशन जो है उसको, उसमें चेयरमैन कौन होंगे, तो उसमें चेयरमैन जो बनाए जा रहे हैं वो है हमारे अरविंद पंगड़िया साहब। ठीक है, अरविंद पंगड़िया साहब। अभी एक फैक्ट हो गया इसमें पास्ट हिस्ट्री के ऊपर, कि जो पहला फाइनेंस कमीशन का उसके प्रेसिडेंट कौन थे, उसके चेयरमैन कौन थे, केसी नियोगी साहब। ठीक है। 1952 में बना था पहला फाइनेंस कमीशन, एंड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ केसी नियोगी। ठीक है, याद रहेगा, केसी नियोगी। तो दो चार चीजें हो गई इसमें। क्या हो गया, एक तो 280 आर्टिकल है फाइनेंस कमीशन का, 280 आर्टिकल है फाइनेंस कमीशन का। ठीक है। कौन कौन बनाता है इसको, प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। कितने मेंबर होते हैं फाइनेंस कमीशन में, 5। एक होते हैं चेयरमैन साहब, और बाकी 4 अदर मेंबर होते हैं, एंड दे होल्ड ऑफिस ऑन द प्लेजर ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है। 5 मेंबर होते हैं, एक चेयरमैन होता है और 4 अदर मेंबर होते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको कॉन्स्टिट्यूट कराते हैं या अपॉइंट करते हैं। और फिनेंस कमीशन कौन से आर्टिकल में मेंशन है, 280 में। सो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद दो तरह के
फाइनेंस कमीशन का काम है, एक है वर्टिकल डिवोल्यूशन और एक है हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। वर्टिकल डिवोल्यूशन क्या है, सेंटर और स्टेट के बीच में क्या डिविजिबल पूल होगा। तो 13th फाइनेंस कमीशन के टाइम पे था 32%, 14th फाइनेंस कमीशन के टाइम पे ये हो गया 42%, और अभी जो लेटेस्ट है 15th फाइनेंस कमीशन, इसके हिसाब से 41% डिविजिबल पूल है। फिर डिविजिबल पूल के बाद आता है हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन की अमंग स्टेट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, जैसे यूपी हरियाणा पंजाब राजस्थान के बीच में कितने पैसे होंगे, है ना, ये आता है। उसके बाद 16th फाइनेंस कमीशन है। 16th फाइनेंस कमीशन को कौन हेड करेंगे, अरविंद पंगड़िया साहब। 15th फाइनेंस कमीशन के कौन है चेयरपर्सन, इसके हैं एन के सिंह। और सबसे पहले फाइनेंस कमीशन जो भारत में बना था उसको कौन थे चेयरमैन, उसके चेयरमैन थे के सी नियोगी। तो दिस इज ऑल अबाउट फाइनेंस कमीशन, ठीक है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन आएगा भी नहीं, आ भी नहीं सकता, तो ये याद रखने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। एक और है कि जैसे फाइनेंस कमीशन होता है सेंटर में, वैसे ही स्टेट में भी होता है। तो एक आर्टिकल है हमारे पास, आर्टिकल 243 आई, है ना। आई ऐसे याद रखोगे, आई फाइनेंस में भी है ना, फाइनेंस फाइनेंस कमीशन में भी आई है, तो ऐसे याद रखना 243 याद रखना। और आई क्योंकि फाइनेंस में है तो यहाँ भी आई है, तो 243 आई क्या है, 243 आई ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है कि हर स्टेट के जो गवर्नर है, गवर्नर ऑफ द स्टेट इज रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट अ फाइनेंस कमीशन एवरी 5 ईयर, हर 5 साल में। जो जैसे यूनियन में क्या है, यूनियन में क्या है, यूनियन में हमारे पास प्रेसिडेंट है, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। उसी तरह से स्टेट में सेम रोल होता है गवर्नर का, तो वहाँ पे गवर्नर अपॉइंट करते हैं फाइनेंस कमीशन को, हर 5 साल के लिए करते हैं। और यूनियन वाला जो फाइनेंस कमीशन है हमारा मेन, वो है 280 आर्टिकल में। और स्टेट वाला जो फाइनेंस कमीशन है, इट इज मेंशनड इन द आर्टिकल 243 आई, है ना। फाइनेंस में भी आई है, कमिश्नर में भी आई है, तो आई यहाँ पे भी आई है, तो 243 आई ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट अ फाइनेंस कमीशन एवरी 5 ईयर्स, ठीक है। तो ये होगी फाइनेंस कमीशन की कहानी। अब ये कह रहे हैं कि उत्तराखंड गवर्नमेंट प्लान एक्शन अगेंस्ट यूज ऑफ चार धाम नेम्स, ठीक है। तो इस आर्टिकल में एज सच इतना इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, बस हम देखेंगे कि चार धाम क्या है। केदारनाथ बचाओ पद यात्रा विल स्टार्ट फ्रॉम हरिद्वार, कह रहे हैं केदारनाथ बचाओ एक पद यात्रा शुरू होगी जुलाई 24 से, और कंक्लूड होगी एट केदारनाथ धाम, ठीक है। तो अब देखते हैं हम चार धाम क्या है। ऐसे अगर चार धाम यात्रा की ओवरऑल जनरल बात किया जाए, तो ये है, इसमें कौन से आते हैं चार धाम, मतलब चार जगह, तो पूरी, रामेश्वरम, द्वारका एंड बद्रीनाथ, ठीक है। पूरी, रामेश्वरम, द्वारका एंड बद्रीनाथ, ठीक है। द्वारका कहाँ पे, द्वारका इज इन गुजरात। बद्रीनाथ कहाँ पे हो गया, उत्तराखंड में। रामेश्वरम कहाँ पे, साउथ में, नीचे की तरफ है ना, तमिलनाडु में। पूरी कहाँ पे, उड़ीसा में। तो इसमें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट चारों तरफ हो गया। तो ये हो गया हमारा चार धाम, है ना, एज इन जनरल चार धाम। ये जो छोटा चार धाम यात्रा है, इसको छोटा चार धाम यात्रा कहते हैं, जो कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में, विच इज बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। अभी पेपर में इसी के बारे में आया था, हम जो बात कर रहे थे, कौन कौन सा था वो, बद्रीनाथ, ये आपका बद्रीनाथ हो गया, ठीक है। बद्रीनाथ के बाद केदारनाथ हो गया, देन गंगोत्री एंड देन यमुनोत्री, ठीक है। गंगोत्री एंड यमुनोत्री। तो जस्ट अ मोमेंट, ठीक है। तो वैसे अगर चार धाम यात्रा की बात करें तो क्या क्या हो जाएगा, पूरी, रामेश्वरम, द्वारका एंड बद्रीनाथ, ठीक है। पूरी, रामेश्वरम, द्वारका एंड बद्रीनाथ। पूरी कहाँ पे भाई, उड़ीसा में है ना, कलिंग अंपायर था जहाँ पे। रामेश्वरम कहाँ पे है, रामेश्वरम कहाँ पे पड़ेगा, रामेश्वरम में तमिलनाडु, है ना। और देन द्वारका, द्वारका कहाँ पे है, द्वारका हो गया गुजरात में, एंड देन बद्रीनाथ इज इन उत्तराखंड, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, दिस इज आवर चार धाम यात्रा। लेकिन हम जो पेपर की बात कर रहे हैं, जो पेपर में आया वो है छोटा चार धाम यात्रा। छोटा चार धाम यात्रा कहाँ पे है, ये है उत्तराखंड में, बेस्ड इन उत्तराखंड, जिसमें है बद्रीनाथ, है ना, ठीक है। तो ऐसे अगर हम जाएंगे तो क्या है, बद्रीनाथ, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाएं, राइट टू लेफ्ट जाएं तो बद्रीनाथ, देन केदारनाथ, गंगोत्री एंड यमुनोत्री, ठीक है। और इन्हीं चारों को क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज छोटा चार धाम यात्रा, ठीक है। ये हो गया आपका बद्रीनाथ, ये है केदारनाथ, देन वी हैव गंगोत्री, है ना, गंगा का ओरिजिन पॉइंट भी है यहाँ पे, देन यमुनोत्री। तो और उत्तराखंड में इसको चार धाम यात्रा इन उत्तराखंड ऐसे कहा जाता है। वैसे इन जनरल चार धाम वही है जो क्या है, पूरी, रामेश्वरम,
देन बद्रीनाथ एंड द्वारका, ठीक है। लेकिन छोटा, वैसे इन जनरल जो ऑफिशियल नाम है वो छोटा चार धाम यात्रा कहते हैं, लेकिन ऐसे भी कई बार कहा जाता है चार धाम यात्रा इन उत्तराखंड, स्पेसिफिकली कहा जाएगा ये चार धाम यात्रा इन उत्तराखंड। देन इट कंसिस्टेड ऑफ द फोर टेम्पल, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री एंड यमुनोत्री। तो ये चार धाम एक यात्रा होता है विच प्रोफाउंड स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस इसका माना जाता है हिंदुइज्म में। तो ये जर्नी जो है ये शुरू होती है अप्रैल मई से और अक्टूबर नवंबर तक चलती है। तो ये हो गया आपका यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ एंड बद्रीनाथ, ठीक है। फिर ये देखो ये कॉन्फ्लुएंस पॉइंट है हरिद्वार, ठीक है। चार धाम यात्रा के बाद यमुनोत्री धाम के बारे में देखते हैं। ये उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है। ये यमुना गॉडेस को डेडिकेटेड, समर्पित है। रिवर यमुना इज द सेकेंड मोस्ट सेक्रेड रिवर इन इंडिया, है ना। गंगा के बाद जो सबसे ज्यादा पवित्र और सेक्रेड नदी मानी जाती है भारत में वो है यमुना, है ना। और रिवर यमुना का ओरिजिन पॉइंट है यमुनोत्री, है ना। फिर गंगोत्री है। गंगोत्री है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। ये गंगा नदी को, गॉडेस गंगा को समर्पित है गंगोत्री धाम। यमुनोत्री धाम गॉडेस यमुना को समर्पित है। गंगोत्री धाम गॉडेस गंगा को समर्पित है। और गंगा जो है ये सबसे ज्यादा पवित्र नदी मानी जाती है भारत में, है ना। इट इज कंसिडर्ड द मोस्ट सेक्रेड ऑफ ऑल इंडियन रिवर्स। और ये इसका ओरिजिन पॉइंट है गंगोत्री से, है ना। गंगोत्री से इसका ओरिजिन है पॉइंट गंगा का, और यमुना का यमुनोत्री से। देन वी हैव केदारनाथ धाम जो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में है। ये केदारनाथ किसके लिए है? लॉर्ड शिवा, भगवान शिव के लिए डेडिकेटेड है। और ऐसे भी डायरेक्टली पूछा जाता है कि केदारनाथ धाम इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? सो इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ मंदाकिनी रिवर, याद रखेंगे, ठीक है। जो 12 ज्योतिर्लिंग है भारत में, वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग इन इंडिया, उसका पार्ट है केदारनाथ धाम भी, ठीक है। वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग, ज्योतिर्लिंग किसके लिए? इट्स अ डिवाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉर्ड शिवा। सो दैट इज व्हाई द केदारनाथ धाम इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, एंड इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर मंदाकिनी, एंड इट इज वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंगा, ठीक है, इन इंडिया। देन वी हैव बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? डिस्ट्रिक्ट चमोली में है। एंड ये बद्रीनाथ टेम्पल लॉर्ड शिव को डेडिकेटेड है। तो एक इंपॉर्टेंट बस ये होता है, जैसे केदारनाथ जो है ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। कौन सी रिवर के बैंक पे है? मंदाकिनी रिवर के बैंक पे है। देन बद्रीनाथ इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु, ठीक है, लॉर्ड विष्णु। ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। केदारनाथ ये लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यमुनोत्र गंग, ये तो नाम से ही क्लियर है, यमुनोत्री गॉडेस यमुना को, गंगोत्री गॉडेस गंगा को। गंगा भारत की सबसे सेक्रेड नदी है, उसके बाद यमुना है। गंगा का ओरिजिन पॉइंट गंगोत्री है। चार धाम, सॉरी, यमुनोत्री का जो सेक्रेड पॉइंट है क्या है, सॉरी, रिवर यमुना का, वो यमुनोत्री है। केदारनाथ किसको डेडिकेटेड है? लॉर्ड शिवा को। कौन से नदी के बैंक पे है? मंदाकिनी रिवर के बैंक पे है। देन बद्रीनाथ धाम जो है ये लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है। तो दिस इज ऑल अबाउट द केदार, चार छोटा धाम विच इज केदारनाथ, बद्रीनाथ और यमुनोत्री और गंगोत्री, ठीक है। अब एक ये आर्टिकल है ना, मेन आर्टिकल में एक आया है, द इशू विद द ट्री प्लांटेशन स्कीम, है ना। ये कह रहे हैं कि फॉरेस्ट रिसोर्सेज का इतना एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है क्योंकि सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस नहीं किए जा रहा है, और तो फॉरेस्ट लैंडस्केप काफ़ी ज़्यादा खराब हो रहा है। वर्ल्ड बैंक के एस्टिमेट के हिसाब से वर्ल्ड ने 10 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट खो दिया है, ठीक है, 20वीं शताब्दी की शुरुआत से अगर अभी काउंट किया जाए तो, विच इज़ नॉट अ गुड साइन। इसका इम्पैक्ट देखने को भी मिल रहा है क्लाइमेट चेंज को। तो यूनाइटेड नेशन जो है, यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने जो ईयर 2021 से 30 का है वेरी सॉरी, उसको क्या डिक्लेयर किया है? दैट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द डिकेड ऑफ इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, है ना। इकोसिस्टम को रिस्टोर करना है। देखो ऐसे भी डायरेक्टली सवाल पूछा जाता है, डायरेक्टली पूछ देंगे 2021 से 2030 जो है यूएन ने क्या डिक्लेयर किया है। तो इट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द डिकेड ऑफ इकोसिस्टम रिस्टोरेशन बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। टारगेट रखा गया है कि 300 मिलियन हेक्टेयर जो डिग्रेडेड लैंड है उसको ये रीजनरेट करेंगे। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि क्या है, फॉरेस्टेशन जो है, एफॉरेस्टेशन को आप प्रमोट करें, डिफॉरेस्टेशन जो मतलब पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं उनको क्या करना पड़ेगा, उनको कम करना पड़ेगा, और एक प्लान के थ्रू करना होगा, है ना। जैसे ऐसा कह रहे हैं कि भारत में क्या है,
नो प्लान चल रहा है, मतलब कहीं पे भी लोग पेड़ पौधे लगा देते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि ग्रासलैंड में जाके पेड़ पौधे लगा दो, है ना। ग्रासलैंड का भी एक इकोसिस्टम है, उसके इकोसिस्टम को मत खराब करो। तो भारत में क्या है कि पेड़ लगा देते हैं ना, पेड़ लगाते हैं, फिर ऐसा मीडिया वाले को बुलाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। तो ग्रासलैंड में ही मान लो पेड़ लगा दिया आपने, वहाँ क्या है, मान लो वहाँ शेर भालू दौड़ रहे हैं, और उनको तो क्या है, ग्रासलैंड में दौड़ने की आदत है। आपने पेड़ लगा दिया, पता लगा बीच में आके टकरा गए। तो इकोसिस्टम पता होना चाहिए कि पेड़ भी लगाने की, ऐसा नहीं है कि बस फोटो के चक्कर में कहीं भी लगा दिए, तो एक प्रॉपर प्लान के थ्रू होना चाहिए। ठीक है। तो इसमें इन्होंने कहा है जैसे कि द देन इंडियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर के एम मुंशी साहब ने वन महोत्सव लॉन्च किया था, जिसको फेस्टिवल ऑफ ट्रीज कहते हैं। ये एक प्रोग्राम है जो जुलाई 1950 में आया था। तो ये भी याद रखेंगे कि जो इंडियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर है के एम मुंशी साहब ने शुरू किया था क्या, वन महोत्सव, जो विच इज़ अ फेस्टिवल ऑफ ट्रीज। तो बेसिकली इसमें यही कहा जा रहा है कि कैसे हमें इन्वायरमेंट को कंजर्व करना पड़ेगा। बाकी जो कैची स्लोगन दिए जा रहे हैं और बाकी चीज़ें हैं, जिसे मीडिया का बहुत सारा अटेंशन आ रहा है, लोगों को इन्वॉल्व किया जा रहा है, लेकिन ज़रूरत है सस्टेनेबल चीज़ें करने की। ऐसा नहीं कि सिर्फ दिखावा दिखावा के लिए करने की, सब प्लान्ड के थ्रू होना चाहिए। क्योंकि इकोसिस्टम को रिस्टोरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को लाना पड़ेगा। लोग आए, है ना, और लोगों को अवेयरनेस दिया जाए, मीडिया पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चलाया जाए सोशल मीडिया के तहत, और कुछ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को भी बढ़ाया जाए। उसके बदले में इंसेंटिवाइज, मतलब अगर कुछ मॉनिटरी, कुछ पैसे भी देने पड़े, और जिसकी वजह से कुछ अच्छा चेंज और इम्पैक्ट आ सकता है, तो गवर्नमेंट को और स्टेट को और बाकी जितने भी स्टेक होल्डर कंसर्न्ड हैं, वो इस रास्ते में आगे बढ़ें और हमारे फॉरेस्ट और इकोलॉजी को मेंटेन करें। ठीक है। तो ये देखते हैं कि एक यूएन डिकेड है ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, है ना। तो क्या बताया अभी मैंने, यूएन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन 2021 से 2030 को क्या माना गया है, यूएन डिकेड फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। तो ये ग्लोबल इनिशिएटिव है। ये भी पूछा जा सकता है कि जो यूएन डिकेड है ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, यानी जो इकोसिस्टम जहाँ पे लैंड बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो गया है ना, डिग्रेडेड लैंड को रीग्रेड, मतलब उसको सही करने के लिए, उस पे हॉल्ट लगाने के लिए, और उसको प्रिवेंट करने के लिए वर्ल्ड वाइड एक कैंपेन चलाया गया। और यूएन ने एक डिकेड, जो यूएन है, यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने, उसने 2021 से 2030 को यूएन डिकेड बनाया, यूएन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन का। तो ये जो इनिशिएटिव है, ये किसका किसका, ये है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का। तो दो इंपॉर्टेंट बॉडी है, एक है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूनेप। यूनेप को कहते हैं कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी क्या है, इन्वायरमेंट के ऊपर डेडिकेटेड बॉडी है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम जो है, इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी में। नैरोबी कहाँ पे है, केनिया में। कहाँ पे हेडक्वार्टर है, नैरोबी में, NAROBI, नैरोबी। ठीक है। वेट फॉर अ मोमेंट। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम को क्या कहते हैं, ये वर्ल्ड की डेडिकेटेड इन्वायरमेंट के ऊपर सबसे, काफी बड़ी बॉडी है, सबसे बड़ी बॉडी है ना, एज इन यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। तो जो यूएन डिकेड है ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, ये ग्लोबल इनिशिएटिव है विच इज लेड बाय यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूनेप। और यूनेप का हेडक्वार्टर कहाँ पे, नैरोबी में। नैरोबी कहाँ पे, केनिया में। और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन विच इज बेस्ड इन पेरिस। ठीक है। तो इनका गोल क्या है, इनका गोल है कि टू प्रिवेंट, हॉल्ट एंड रिवर्स द डिग्रेडेशन ऑफ इकोसिस्टम वर्ल्ड वाइड। इसमें ये कह रहे हैं कि सिर्फ इनिशिएटिव आपको लैंड पे नहीं लेना है, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक इकोसिस्टम, यानी लैंड और वाटर दोनों को मद्देनजर रखते हुए आपको क्या करना है, रिस्टोरेशन एफर्ट ग्लोबली लेना है। ठीक है। तो इट्स अ वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप स्कीम एंड वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ लार्ज स्केल एंड लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। ठीक है। तो ये है, इसमें 10 रिस्टोरेशन प्रिंसिपल है कि कैसे कैसे एफर्ट लेना है, क्या करना है, कैसे इंटीग्रेट करना है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। बस ये था जो मैंने आपको बताया, यूनेप एंड व्हाट, वी हैव यूनेप एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें एक बॉन चैलेंज के बारे में बताया गया। बॉन एक जगह है जर्मनी में, ये ग्लोबल एफर्ट है जिसमें कहा गया है कि हम जो डिग्रेडेड लैंड है और डिफॉरेस्टेड लैंड है उसको रिस्टोर करेंगे। 150 मिलियन हेक्टेयर लैंड को रिस्टोर करेंगे, 2020 तक का टारगेट था। और 2030 तक का टारगेट है 350 मिलियन, 350 मिलियन लैंड को डिग्रेड करेंगे और डिफॉरेस्टेड लैंड को। तो ये कहा गया है इसमें। और ये जो चैलेंज है, ये जर्मनी की सरकार ने और IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ने मिलके ये लिया है। ठीक है। ये उठाया है मकसद कि हम जो लैंड रिस्टोरेशन करेंगे, और जो डिफॉरेस्टेटेड लैंड है उसको भी डिग्रे उसको क्या करेंगे, उसको भी ठीक करेंगे, और एफॉरेस्टेशन की तरफ प्रमोट करेंगे। देखते हैं।
अभी तक तो ये क्या है, फुलफिल नहीं हो पाया है। यही है यूएन रिस्टोरेशन प्रोग्राम क्या है। The World Restoration Flagship are a part of UN Decade on Environment Ecosystem led by UNEP, United Nations Environment Program, जो बताया जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, नैरोबी केनिया में। देन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूएन based in Paris, which aim to prevent, halt and reverse the degradation of ecosystem on every continent and in every ocean. यूएन जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया है 2021-30 को एज यूएन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। ठीक है, तो दिस इज ऑल फ्रॉम हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। अब एक बार पेपर देख लेते हैं अपन, एज जैसा रिचुअल है हमारा कि क्या है। ये देखो ट्रेन वाला हादसा, इसमें आपको ऑपरेशन कवच पढ़ाया हुआ है। कवच सिस्टम जो पढ़ाया हुआ है रेलवे का, एक बार वो देखेंगे आप कि व्हाट इज कवच। ठीक है, कोलिजन को बचाने के लिए। लेकिन अभी दुर्भाग्यवश एक और घटना घटी। दो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सोन इन पढ़ाया था मैंने आपको पिछली क्लास में। एन कोटेश्वर सिंह ये पहले कहाँ से हैं, फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट जज फ्रॉम द स्टेट ऑफ मणिपुर, है ना। और कितना है टोटल स्ट्रेंथ, 34 है। फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस सब पढ़ा है मैं आपको, कोलिजियम सिस्टम भी बताया। तो वी हैव रेड अबाउट दिस। ये सब पॉलिटिकल न्यूज़ है। ठीक है, एक ये ड्रग स्मगलिंग के ऊपर एक छोटा सा एक टोल फ्री हेल्पलाइन है, ये आप याद रख सकते हैं। मानस क्या है, व्हाट इज मानस। मानस इज मदक पदार्थ निषेध असूचना केंद्र। ठीक है, मादक, मडक है ना, मडक याद रखेंगे, मडक पदार्थ निषेध असूचना केंद्र। एक ये वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप है सिटीजन के लिए, ताकि कोई भी वो जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, मतलब ड्रग से रिलेटेड जो भी मामला है उसको देखता है एक बॉडी जिसका नाम है, जो एपेक्स बॉडी है, दैट इज नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से आप जुड़े रह सकते हैं, और ये हेल्पलाइन नंबर है ये, और इस हेल्पलाइन का नाम है मानस। तो मान एक डायरेक्टली सवाल पूछा जा सकता है, मानस इज रिलेटेड टू, सो मानस इज रिलेटेड टू व्हाट। मानस इज रिलेटेड टू जो ड्रग स्मगलिंग का मामला है उसके ऊपर क्या है, एक टोल फ्री और एक हेल्पलाइन नंबर है, जहाँ पे सिटीजन क्या है, किसी भी वेब पोर्टल से या मोबाइल के थ्रू सिटीजन कनेक्ट कर सकते हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से, अगर उनको ऐसा लगता है कि कोई भी ड्रग पेडलिंग के ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन देनी हो एनोनिमस, यानी बिना बताए, और ऐसी चीज़ों के लिए, तो एक ही पोर्टल बनाया गया, एक हेल्पलाइन नंबर है। ठीक है, टोल फ्री नंबर 1993 है, और जो पोर्टल है उसका नाम है मानस। ठीक है, तो याद रखेंगे इट्स रिलेटेड टू ड्रग और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। चार धाम हमने देख लिया है ना, नीट का मुद्दा तो चलता ही आ रहा है। दो न्यू सुप्रीम कोर्ट जज हमने डिस्कस कर लिया, एन कोटेश्वर एंड आर माधवन जी। आर माधवन वो एक्टर नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जज बनाए गए हैं। ये आर्टिकल भी हमने डिस्कस कर लिया। तो दिस इज ऑल फ्रॉम हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। ठीक है, अब इसमें ये फाइनेंस कमीशन तो हमने देख ही लिया है। हेडलाइन इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन भी बता चुका हूँ मैं आपको। थोड़ा रिवीजन भी करना आप, है ना, अभी कभी पता लगे कि ऐसा बस पढ़ते जा रहे हो और पाइल अप होता जा रहा है, तो रिवीजन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एक वो बस स्पोर्ट्स में न्यूज़ है, हालांकि वो रेलिवेंट नहीं है, लेकिन सूर्य कुमार यादव जो है हमारे, ये ओडीआई टीम के T20 के, इसको इनको कैप्टन बनाया गया है, इनको सूर्य यादव जी को, स्काई के नाम से प्रचलित है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम द हिंदू एनालिसिस टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, एंड विल मीट डे आफ्टर टुमारो।